कोविड इन्फेक्शन होने की वजह से उनका हार्ट जो है अफेक्ट हुआ, हार्ट के मसल्स अफेक्ट हुए, हार्ट की जो लेयर है पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है वो अफेक्ट हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुआ और कोविड के बाद ये ज्यादा चेंज हुआ। उसकी वजह से जो है आप यंग लोगों में ये हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा है। अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हो या आपने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है, तो आपको जो है एक रूटीन स्क्रीनिंग जो है बहुत जरूरी है। हार्ट के लिए तो बेसिकली वही जो 3 टेस्ट बोलते हैं, ईसीजी, इको एंड टीएमटी। तो हमें कोशिश करना चाहिए जो प्रोटीन इनटेक है वो हम नेचुरल सोर्स से कंट्रीब्यूट करें। डेंजरस दोनों ही है, चाहे वो हाइपोटेंशन हो चाहे वो हाइपरटेंशन हो। जो भी चीजें आपकी जितनी नॉर्मल रेंज में रहेंगी उतना आपका हेल्थ जो है ठीक रहेगी। पिछले दिनों कर्नाटक के हासन में ऐसी खबरें आई जिसने देश में हाहाकार मचा दिया। महज 40 दिन में 21 मौतें, वो भी युवा। सीएम सिद्धारमैया एक ट्वीट करते हैं और सारा ठीक रहा, कोविड वैक्सीन पे फोड़ देते हैं। आईसीएमआर और एम्स की इसी बीच एक रिसर्च चल रही थी जो कहती है कि किसी भी हार्ट अटैक में कोविड वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। ऐसे कई रिसर्च भी आ चुकी हैं देश में और विदेश में जिसने ये कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद से हार्ट अटैक के मामले कम हुए हैं। जिन्होंने कोविड वैक्सीन ली है उनके हार्ट अटैक के मामले कम हुए हैं। आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट ज्ञानती, और ज्ञानती सिंह एक एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, एचओडी हैं, और 40 साल से के लगभग का उनका एक्सपीरियंस है। आज उनसे पूछेंगे, लेडी सर्जन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लेडी सर्जन है। लेडी सर्जन होना थोड़ा कम होता है, मतलब अभी भी थोड़ा कम है, और वो बताएंगी कि ये दिल जो है वो क्यों इतनी तेजी से बंद हो जा रहा है और अचानक क्यों बंद हो रहा है, और पिछले 10-20 सालों में ये आंकड़े इतनी तेजी से क्यों बढ़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। पिछले दिनों आंकड़े आए कि स्वास्थ्य मंत्रालय को आके कहना पड़ा और आईसीएमआर और एम्स ने रिसर्च की और उसमें आया कि कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक के मामले में कोई सीधा संबंध नहीं है। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से हार्ट अटैक के मामले और देखने को मिले हैं, खासकर यंगस्टर्स में देखने को मिले। आपको क्या लगता है ये क्या बड़ी वजह है जो इतनी तेजी से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? सबसे पहला तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन, कोविड जो है खुद बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन किया, जिसकी वजह से जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हम बोलते हैं हार्ट के मसल्स या हार्ट के जो ऊपर झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, तो मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस के केसेस देखे गए जिनको कोविड हुआ, जो कोविड पॉजिटिव थे, चाहे वो क्लिनिकल हुआ या कुछ लोगों को सब क्लिनिकल लेवल पे सिम्टम्स हुए। बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं हुए पर माइल्ड सिम्टम्स में ठीक हो गए। तो उनमें देखा गया है कि कोविड इन्फेक्शन होने की वजह से उनका हार्ट जो है अफेक्ट हुआ, हार्ट के मसल्स अफेक्ट हुए, हार्ट की जो लेयर है पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है वो अफेक्ट हुआ। कुछ लोगों में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिली, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कुछ लोगों में देखा गया कम हो गई या बहुत तेज़ हो गई। कोविड वैक्सीन का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। जो साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, जो आपके आईसीएमआर है, ये एम्स का है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है, तो उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं कि जिसकी वजह से कोविड वैक्सीन लगने की वजह से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। उन्होंने तो ये कह दिया कोविड कि कोई इन्फेक्शन सीधा से रिलेशन जरूर है। कोविड इन्फेक्शन से आपके हार्ट भी अफेक्ट हुए, लंग्स अफेक्ट हुए, पर ऐसे वैक्सीन का नहीं है। दूसरा क्या हुआ कि जब ये कोविड के टाइम से जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया। वर्क फ्रॉम होम जो है बढ़ गया, और अभी भी कोविड ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई, सोशल जो गैदरिंग थी, सोशल एक्टिविटी है, वो लोगों की बहुत कम हो गई है, और डिजिटलाइजेशन की वजह से मोबाइल और इतने सारे जो आपके चैनल्स हैं उसकी वजह से लोग जो है अब एक दूसरे से मिलना कम जाते हैं। ज़्यादातर वो आपस में ही मोबाइल में ही अपना टाइम निकाल देते हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बढ़ गई है। ओबेसिटी जब हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो आप देखोगे यंगस्टर में 20 से लेकर 40 ईयर्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस बढ़ गए, जिसमें बेसिकली आपका वेट बढ़ गया, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ गई, आप प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है गड़बड़ होने लग गया, ब्लड प्रेशर राइज होने लग गया। तो ये बेसिकली आपके लाइफस्टाइल से ज़्यादा रिलेटेड है। तो जितने भी आईटी सेक्टर्स में है यंगस्टर्स, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो उनका जो वर्क कल्चर है, ऑफिस
जो वर्क कल्चर, वो सिटिंग जॉब ज़्यादा है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम है। और जो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ जो काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी के साथ, उनमें क्या है कि उनका वर्किंग आवर्स बहुत ठीक नहीं है। वो बेसिकली उनके वर्किंग आवर्स लेट इवनिंग स्टार्ट होता है, होल नाइट चलता है, अर्ली मॉर्निंग जाके उनका फिनिश होता है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप पैटर्न भी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। उनके पास टाइम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। ओवरनाइट वो जागे रहते हैं तो बहुत बार अनहेल्दी फूड्स भी खाते हैं वो। स्लीप भी उनका बहुत साउंड नहीं होता है। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ और कोविड के बाद ये ज़्यादा चेंज हुआ, तो उसकी वजह से जो है आप यंग लोगों में ये हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा है। दूसरा, यंग लोगों में जो हार्ट अटैक होने की जो रिस्क बढ़ता है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से आपकी जो छोटी मोटी भी ब्लॉकेजेस हैं, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फैट डिपॉजिट हो गया है, जो 10-15% ही डिपॉजिट है, पर आपके स्ट्रेस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि वो सडनली रप्चर कर जाता है, हार्ट के ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाएगा, आपकी हार्ट की ब्लड वेसल 100% बंद हो गई, हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन मैम आपने कहा युवाओं में मतलब उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, इस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हमने तो कई युवा ऐसे देखे जो जिम में थे, जो रनिंग कर रहे थे, जो वॉक कर रहे थे, उसके बाद भी इवन कल फरीदाबाद में ऐसा हुआ कि जिम में था और उसके बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। तो ये फिट माने जाने वाले लोगों को जो अचानक मौतें हो रही हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो उनके इस हार्ट को ट्रिगर कर रहे हैं और अटैक आ रहा है? स्ट्रेस, पोस्ट कोविड, ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो युवा फिट हैं, उनमें क्या गड़बड़ियां हो रही हैं जिसकी वजह से ये अटैक है? फिजिकल एक्टिविटी जो है बेसिकली हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम मॉर्निंग में जो है फिजिकल एक्टिविटी करें। दूसरा है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो ग्रेजुअल स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज, विग्रस नहीं करना चाहिए। अगर आपके फैमिली में अगर हार्ट डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, जैसे प्री मैच आपके फादर को या मदर को अर्ली एज में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है बिलो 50 ईयर्स में, तो उन्हें एक हेल्थ स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हो या आपने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है, तो आपको जो है एक रूटीन स्क्रीनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। विग्रस एक्सरसाइज कर, मतलब जिम में भी अगर आप ट्रेडमिल पे बहुत तेज़ दौड़ रहे हो या बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो या स्विमिंग के लिए जा रहे हो या कोई भी बहुत स्ट्रेनस स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जैसे बैडमिंटन के लिए जा रहे हो, तो आपको एक जो है एक एज के बाद सर्टन एक हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चल जाएगा कि कितनी रिस्क है आपको और आप कितने फिट हो। क्योंकि नॉर्मली तो अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है या जॉगिंग है, जॉगिंग भी कंटिन्यूसली नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए जॉग करो, फिर वॉक करो, फिर जॉग करो, फिर वॉक करो, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पर आप बॉडी को बहुत ज़्यादा अगर फिजिकल स्ट्रेस देते हो और यूज टू नहीं हो उस एक्टिविटी के लिए, तो हमारे तरफ से यही है कि जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करो, स्टार्ट करो ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर्स है आपके फैमिली में या आपके ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करानी है कि आपका जो हेल्थ है वो कैसा है, आपका कार्डियक हेल्थ या जो भी वेस्कुलर हेल्थ जो है वो कैसा है। अगर वो फिट हो तो ही आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दूसरा है कि जिम में बहुत ज़्यादा जो हैवी वेट लिफ्टिंग है वो अवॉइड करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में टीयर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। अगर आप बहुत ज़्यादातर जो वेट लिफ्टर हैं उनमें ये देखने को मिला है कि सडनली जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में टीयरिंग कर देता है। आपके जो ब्लड वेसल्स की जो ऊपर की लाइनिंग है, जो हम बोलते हैं इंटीमल लाइनिंग, वो आपके जो मसल से जो है बाहर आ जाती है और वो भी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। आपके पूरे बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन वो इफेक्ट हो जाएगी और ये डेंजरस है। हार्ट अटैक में भी ये है कि अगर आप ट्रेंड नहीं हो, विग्रस कर रहे हो, तो वो भी आपका स्ट्रेस की वजह से आपकी जो लिपिड्स की हम बात करते हैं, लिपिड्स फटने से क्या होता है कि क्लॉट बन जाता है और ये नेचुरल टेंडेंसी है। कहीं भी आपका अगर कट होता है उसको हील करने के लिए बॉडी जो है वहाँ पर क्लॉट बनाता है। पर हमारे ब्लड वेसल्स जो है बहुत पतले पतले हैं, 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर के हैं, तो इतने पतले ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट बन गया तो 100% वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है
और हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा है, हार्ट अटैक के बाद जो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है कि ब्लड सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई, ये आपकी जो रिदम है डिस्टर्ब, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात होती है। तो हार्ट अटैक के विद इन फर्स्ट 1 आवर जो डेथ्स होती हैं वो ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की होती हैं, VTVF बोलते हैं जिसको। तो रूटीन स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैम इस अभी जो डेथ्स हो रही हैं उसमें तो CPR भी काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर बंदा वो क्रिकेट खेल रहा था, छक्का मारा और फील्ड पे गिरा और खत्म, जबकि वहाँ पे ट्रेंड लोग भी थे जिन्हें CPR देना आता था, लेकिन उन्होंने दिया और वो नहीं कुछ जो डिजीज, जैसे हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज की बात करते हैं, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, या कुछ अलग तरह के इलेक्ट्रिकल डिस्टर्ब, ब्रुगाडा सिंड्रोम अगर हम बोलते हैं यंग लोगों में, तो अगर उनका कोई रूटीन स्क्रीनिंग नहीं हुई है, जैसे अगर ECG को हो तो हो सकता है पकड़ में आ जाए। तो अगर फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, अगर यंग एज में, बिलो 40 एज में अगर किसी के भी फैमिली में सडन हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट की कोई अगर ऐसी हिस्ट्री है, तो हमें रूटीन स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी का भी इको में उन्होंने कराया, इको ECG उनकी ठीक नहीं है, इको में अगर हार्ट के मसल्स बहुत थिक मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तो उनके पूरे फैमिली की जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और कुछ जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करते हैं कंफर्म करने के लिए कि HOCM है या नहीं है। HOCM में क्या होता है कि जो मेन, जहाँ से आपके चैम्बर से जो ब्लड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, तो हार्ट की मसल इतनी थिक होती है कि वो जब वो बंद कर देती है वाल्व को, तो पूरे बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होती है। तो जब भी इस तरह के, जिसको भी इस तरह की डिजीज़ है HOCM, अगर वो विग्रस, जैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या वो फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें, या क्रिकेट में दौड़ रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि सडनली जो हार्ट बीट बढ़ती है उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होती है आपके हार्ट की भी, ब्रेन की भी, जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ के जो इंसिडेंट्स है बढ़ते हैं। और ज़्यादातर HOCM में जो डेथ्स होती है, जो हम VTVF की बात करते हैं, ये उसकी वजह से होती है। तो जिनकी भी फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की अगर हिस्ट्री है, तो उनकी एक रूटीन स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। हार्ट के लिए जो रूटीन स्क्रीनिंग है, ECG है, इको है एंड ट्रेडमिल टेस्ट है। ये बहुत बेसिक टेस्ट है। लेकिन मैम यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, आप कह रही हैं कि रूटीन टेस्ट बहुत ज़रूरी है किसी की फैमिली में अगर ये सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है है तो आप मुझे बताइए वो क्या एज ग्रुप होगा? क्योंकि 18 साल की एज में करा लेना चाहिए, 15 साल की एज में कराना चाहिए, 20 में कराना चाहिए? किस एज ग्रुप के लोगों को, अगर किसी के यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक चला आ रहा है, तो उन्हें किस एज ग्रुप में शुरू कर देना चाहिए? नॉर्मली तो बोलते हैं कि टीनेजर 15 ईयर्स की एज ग्रुप में एक पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, अगर फैमिली में हिस्ट्री है ना, मतलब सडन कार्डियक डेथ की, डायबिटिक की, हाइपरटेंसिव की, इससे कोई भी क्रॉनिक डिजीज की है, तो एट द एज ऑफ 15 फर्स्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो एवरी 5 ईयर्स। अगर कुछ डिजीज निकलती है, अगर कोई रिपोर्ट्स वगैरह गड़बड़ आती है, तो एवरी 1 ईयर। पर पहला स्क्रीनिंग आपका एज ऑफ 15 होना चाहिए। फिर आपका सब कुछ फिट है तो 25 ईयर्स की एज ग्रुप में। बाकी नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि 30, पहले तो 40 ईयर्स था, अब हम बोलते हैं कि 30 ईयर्स पे एक रूटीन हेल्थ चेकअप जो है सभी का होना चाहिए, जिसमें आपके एक रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं। हार्ट के लिए बेसिकली हम लिपिड प्रोफाइल्स कराते हैं। यंग लोगों में जिनमें हमें लगता है कि हार्ट की टेंडेंसी ज़्यादा है, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं इन्फ्लेमेशन के लिए जो हम करते हैं। HSCRP जो हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इन्फ्लेमेशन मार्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिपिड प्रोफाइल के अलावा अगर किसी की फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है, तो एक होती है लाइपोप्रोटीन A, एक तरह की लिपिड्स होती है, ये कराने और एक होमोसिस्टीन लेवल कराना है। तो रूटीन टेस्ट के अलावा ये 3 मार्कर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक तो बताता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, और जिनकी भी बॉडी में अगर ये हाई है तो उनमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी जो है बहुत हाई होती है। तो ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए अगर किसी की फैमिली में ये सारी हिस्ट्रीज है। अगर सब कुछ ठीक है, कोई ऐसे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो फिर एट द एज ऑफ फर्स्ट स्क्रीनिंग जो एट द एज ऑफ 30 होना चाहिए। सब कुछ ठीक है तो एट द एज ऑफ, मतलब एवरी 5 ईयर्स पे। अगर कोई डिजीज़ है तो देन एवरी 1 ईयर पे। इस तरह से मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो पहला 15 तो 15 साल के होते ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपके परिवार में स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो आप 30 साल की एज से एक स्क्रीनिंग कराना शुरू कर दें। लेकिन अब ये बताइए, कोविड वैक्सीन को लेके इतने बिल फाड़ दिए गए उनके ऊपर,
क्या कोई डायबिटिक का पेशेंट है या हाई बीपी का पेशेंट है या फैमिली हिस्ट्री है किसी की, तो उसको कोविड वैक्सीन लेने से पहले अपने हार्ट का टेस्ट कराना चाहिए क्या? जब ये वैक्सीन आया उस टाइम ऐसे ऐसी कोई गाइडलाइंस बनी नहीं थी। उस टाइम तो यही था कि सभी को लेना है, इस तरह की कोई गाइडलाइंस आई नहीं, है ना। तो वैक्सीनेशंस तो उस टाइम सभी को मिले, एवरी एज ग्रुप को, जितने भी जो एडल्ट्स हैं, एल्डरली हैं, सभी को मिले वैक्सीन। तो ऐसी कोई गाइडलाइंस है नहीं कि किस एज ग्रुप में देना है, किस एज ग्रुप में नहीं देना है। और इन दिनों जो है सोशल मीडिया जी या यूट्यूब अपने आप में डॉक्टर बन चुका है। जी। तो आप क्या सजेशन देंगी जो पूरे टाइम सोशल मीडिया और ये सब देख के और अपने आप इलाज करे ले रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगी कि किससे गाइडलाइन लें, और अगर उन्हें बहुत अपनी चिंता है तो वो क्या करवाएं सबसे पहले? एटलीस्ट एक बार किसी भी जनरल फिजिशियन को तो जरूर दिखाएं। अगर कोई भी उनको तकलीफ है या कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार जो है ना अपने फैमिली फिजिशियन को एक बार जरूर दिखाएं और एक रूटीन चेकअप कराएं। अगर कोई दिक्कत है तो ही ट्रीटमेंट शुरू होनी चाहिए। बाकी कोई भी, जैसे बहुत सारे ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस हम लेते हैं, बहुत बार हम डॉक्टर्स को नहीं दिखाते। जो फार्मेसी शॉप पे जो लड़के होते हैं उनसे हम मेडिसिन मान लेंगे, फीवर की या पेन किलर है, या कभी आपका गला खराब हो गया या लूज मोशन हो गया, तो अगर पहले से कोई आपको अंडरलाइन कोई डिजीज़ है आपको मालूम नहीं, तो हो सकता है वो ट्रिगर कर सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ नींद की दवाइयाँ हैं। तो अगर किसी को भी अंडरलाइन कोई जेनेटिक डिजीज़ है, कोई इस तरह की है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, तो वो आपको प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशंस, जैसे हमने कोविड टाइम में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई, जैसे एजिथ्रोमाइसिन खा रहे थे, HCQ खा रहे थे, तो कुछ लोगों की जो डेथ्स हुई वो VTVF की वजह से हुई। तो जिनमें अंडरलाइंग हार्ट डिजीजेज हैं, हमें पता नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, वो क्या करता है, क्यूटी प्रोलॉन्ग कर देता है, आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस बना देता है और आप बहुत प्रोन हो जाते हो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होने के। आपकी हार्ट बीट जो 160-200 चली गई और जिसकी वजह से डेथ्स हुए। तो कुछ जो डेथ्स हमने कोविड टाइम में देखा वो इन मेडिकेशन, मतलब आपको सिम्टम्स नहीं है फिर भी लोगों ने दवाइयाँ खाई डर से, और बहुत सारे दवाइयाँ स्टॉक भी किए घर में। और उस टाइम ये था, जो कोविड आया, फर्स्ट वेव आया, उस टाइम किसी को नहीं पता था कि कौन सी दवा काम करती है, कौन सी दवा नहीं काम करती। पर एक इन जनरल लोगों ने बड़ी सारी दवाइयाँ खाई, उसमें एजिथ्रोमाइसिन भी था, हाइड्रोक्लोरोक्विन ऐसा था कि लोगों को मिलना बंद हो गया, मार्केट से हट गया, वो मिल नहीं रहा था लोगों को। तो इस तरह की एंटीपैरासाइट बहुत तरह की दवाइयाँ खाई लोगों ने, तो वो भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम किया, उसकी वजह से भी कुछ जो डेथ्स हैं वो देखने को मिला कोविड टाइम में। बाकी देखो, कोविड वैक्सीन से लोगों को बेनिफिट ही हुआ है। अभी भी इस बार भी कुछ कोविड केसेस आए, पर उनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर नहीं थे, थोड़े बहुत सिम्टम्स में ठीक हो गए लोग। कि इस बार भी अभी विदिन 1 मंथ आप देखो काफ़ी कोविड के केसेस का है, हमारे हॉस्पिटल में भी आया काफ़ी केसेस, पर कोई डेथ नहीं हुई कोविड की वजह से हमारे हॉस्पिटल में, बाकी को तो मैं नहीं बता सकती। पर और रिकवरी भी ठीक थी, मतलब बहुत ऐसे सीरियस नहीं हुए जैसे पहले हुआ था। लंग्स बहुत इफेक्ट हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वेंटिलेटर भी जाने की जरूरत पड़ गई, तो उस तरह के केसेस देखने को मिले नहीं। तो इसका मतलब है कि बेनिफिट ही हुआ हमें। और अगर हम बात करें, चूंकि हमने शुरुआत ही की हासन जिले से, तो ये जो हेल्दी दिखने वाले यंगस्टर्स हैं जिनको साइलेंट कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, वो किस तरह के टेस्ट करा लें पहले से ही? जो जिम जा रहे हैं उनको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है क्या, कि कहीं मैं भी तो नहीं इसका शिकार हो जाऊंगा? क्योंकि ये 1-2 मामले नहीं है। अब अगर हम लोग पिछले 5 साल में देखें तो लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं और मीडिया उसको कवर कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी? कि जो भी अबव 30 है और फिजिकली फिट होना चाहते हैं, स्लिम दिखना चाहते हैं, अपनी बॉडी के स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई भी विगरस, मतलब स्मॉल एक्टिविटीज़, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप बहुत विगरस अगर जिम करना चाहते हो या रनिंग, बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट आता है कि मैं मैराथन दौड़ूं, तो उसके लिए आपको जो है पहले एक स्क्रीनिंग जो है उसमें रूटीन ब्लड टेस्ट आते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी इम्पॉर्टेंट है,
और हार्ट के लिए तो बेसिकली वही जो 3 टेस्ट बोलते हैं, ईसीजी, इको एंड टीएमटी। ईसीजी बेसिकली आपकी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसके बारे में बताता है। इको आपके हार्ट के जो वाल्व हैं, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता है। टीएमटी का जो मेन रोल है वो है आपके हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं वो बताता है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है हार्ट के लिए। बाकी जो रूटीन टेस्ट में आपका एक लिपिड प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ रूल आउट करने के लिए HbA1c हम बोलते हैं, थायराइड होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों में आजकल विटामिन डी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी है। और ये सब उसकी भी वजह से क्या भी आप कहेंगी कि वो कार्डियक अरेस्ट के लिए नहीं, कार्डियक important- अरेस्ट के नहीं, पर आपके जो बहुत सारे जो बोन्स एंड मसल पेन्स होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर लोगों में आजकल डेफिशिएंसी होती है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तभी वो ठीक रहता है, अदरवाइज वो कम होगा। तो उसकी वजह से बहुत बार आपके जो रिब बोन में पेन हो रहा होता है तो एक डाउट होता है, अगर लेफ्ट साइड में आपको पेन हो गया तो एक डाउट होता है कहीं हमें हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो बहुत बार देखा है कि नहीं, मिनरल्स एंड विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो भी करेक्ट कर लें तो ठीक है। दूसरा, युवाओं के लिए मेरा उनके लिए मैसेज ये होगा कि जो एक्टिविटी करते हैं बेस्ट तो ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शाम को जो भी जिम के लिए जा रहे हैं या शाम को रनिंग के लिए जा रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है ना, क्योंकि मॉर्निंग में इसलिए है कि आप एक तो एम्प्टी स्टमक होते हो, फ्रेश होते हो, शाम तक आप टायर्ड हो चुके होते हो, आप ऑलरेडी टायर्ड हो और आप अपने बॉडी को और थका रहे हो, और फिर उसके बाद जो है ना आप जिम कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि लोगों के दिमाग में जैसा बैठ गया है, उनको स्टेमिना नहीं, उनको अच्छा दिखना है, जिसकी वजह से वो जिम ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं, खास करके लड़के या लड़कियां भी हैं, तो उनको अच्छा दिखना है। मतलब उन्हें ये नहीं मतलब है कि हमारी स्टेमिना बढ़ेगी, हमारी जो फिजिकल पावर बढ़ेगी, उन्हें अच्छा दिखना है, जिस वजह से वो कोई भी ऑड टाइम में जो है एक्सरसाइज करते हैं। उनका रूटीन भी बहुत ख़राब है। आजकल के ज़्यादातर लोग जो है रात में बहुत देर से सोते हैं, सुबह देर से उठेंगे, फिर उनका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, फिर वो एक ही टाइम में जो है ना ब्रेकफास्ट अराउंड मतलब दोपहर तक वो जो है एक बार प्रॉपर मील खाते हैं। फिर फिजिकल एक्टिविटी भी क्या है उनकी, लेट नाइट। बहुत सारे तो जिम जो है आजकल, जिम रात के 10-11 बजे तक खुला रहता है। बहुत सारे लोग जो है रात में ऑफिस आने के बाद घर आके उसके बाद जिम के लिए जाते हैं। तो आप ऑलरेडी पूरे दिन जो है थके हुए हो, और फिर रात में जाकर के आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, है ना। रात का टाइम होता है सोने के लिए, आप उस टाइम एक्टिविटी कर रहे हो, तो बॉडी आपका ना ऐसी ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, आपको ठीक से नींद ही नहीं आएगी, साउंड स्लीप नहीं होगा। अगर साउंड स्लीप नहीं होगा तो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। एक अच्छे हेल्थ के लिए साउंड स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है, और एक रूटीन फॉलो करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी आप कभी भी कर लो तो आप उससे ठीक हो जाओगे। हाँ, वेट लॉस ज़रूर होगा आपका, पर आप हेल्दी नहीं हो पाओगे। आप अच्छे दिखोगे, आपका वेट लॉस होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से फिट हो गए, वो नहीं होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि अच्छे दिखने के लिए इन दिनों लोग जिम जा रहे हैं, तो ऐसे में अभी एक सेलिब्रिटी का हार्ट अटैक आया। महज 42 साल की थी, इनका नाम था शेफाली जरीवाला, और सभी ने देखा उनको, और उनकी डेथ पे मतलब मुझे लगता है पूरा नेशन ही उसको देख रहा था कि ये क्या हो गया। आपको क्या लगता है, वो तो बहुत इन लोगों का एक रूटीन होता है, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, कि भाई वो क्या खाएंगे, उनकी न्यूट्रिशन अलग तरह की होती है, उनको डॉक्टर्स रेगुलर चेकअप कर, ये जो इनकी डेथ को आप कैसे देखेंगी, और आपको क्या लगता है ये क्या वजह हो सकती है? इनकी भी जो है कुछ तो इनका था कि इनको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी थी, सीजर डिसऑर्डर्स होते, तो ये मेडिसिन खा रही थी, और जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन शायद वो फास्टिंग पे भी थी, कोई उनके घर में पूजा था जिसकी वजह से फास्ट कर रही थी वो। और कुछ जो है जो स्किन केयर मेडिसिन वगैरह है जिस पे थी, वो ग्लूटाथियोन बोलते हैं, या विटामिन सी ड्रिप है, तो वो भी जो मीडिया के न्यूज़ के हिसाब से कि उन्होंने एम्प्टी स्टमक लिया था मेडिसिन। तो मेडिसिन जो है, अगर एम्प्टी स्टमक ले रहे हो, कुछ खा नहीं रहे हो, और जो इनका डेथ का जो कारण बताया गया कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन था, लो बीपी की होने की वजह से इनकी जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ।
तो ये जितने भी जो स्किन केयर, हेयर केयर के लिए जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, वो हमेशा डॉक्टर की सुपरविज़न में लेना चाहिए। जो स्पेशलाइज्ड हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ग्लूटाथियोन वगैरह भी अननेसेसरी लेने से आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है, तो वो भी ठीक नहीं है। और ख़ास करके एम्प्टी मेडिकेशन, बहुत कम मेडिसिन्स हैं जो हम बोलते हैं कि आप एम्प्टी स्टमक खाओ। जैसे आपकी गैस की दवाइयाँ हैं या थायराइड की दवा है, मेजॉरिटी जो मेडिसिन्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमेशा ये होता है कि आप खाना खाने के बाद ही लेना। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो हो सकता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करे, आपके ब्लड प्रेशर लेवल को अफेक्ट करे। तो लो बीपी, लो शुगर भी आपको आपके जो है हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप ये रेगुलर कर रहे हो तो ये आपके हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप ऊपर से तो ठीक दिख रहे हो पर ये आपके हेल्थ को डैमेज करेगा। तो हमें कोई भी मेडिकेशन जो है एक तो डॉक्टर की सलाह से लेना है, कोशिश करना है कि हम कुछ खाना खा के तभी लें, फास्टिंग जो हम ना लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, युवाओं में ना एक और भी चीज़ है, वो जो जिम जाते हैं वो बच्चे प्रोटीन पाउडर बहुत खाते हैं, कैफीन का बहुत ज़्यादा, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने लगे, एनर्जी ड्रिंक, मतलब वो तुरंत एनर्जी भी चाहिए जब वो जिम से निकल रहे हैं। या क्या ये सारी चीज़ें भी ट्रिगर कर रही हैं हार्ट अटैक हाँ, ये ट्रिगर कर रही हैं। बेसिकली क्या है कि उनमें भी ये है, युवाओं में, उन्हें लगता है कि हमें वेट लॉस करना है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपकी वेट गेन जो हुई है ओवर द ईयर्स, अगर वो 10 साल में हुई है, तो अगर आप चाहते हो उसको कि 3 महीने में हो जाए वेट लॉस, ये पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी आपकी अकस्टम्ड हो गई है उस वेट के लिए, तो आपको ग्रेजुअली जाना है। दूसरा है कि जो जिम में ट्रेनर हैं वो अपने जो प्रोटीन पाउडर वगैरह को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उनको भी प्रेशराइज करते हैं युवाओं को। और ये जो कैफीन वगैरह है उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि कैफीन बेसिकली आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कुछ जगहों पे ये भी देखा गया कि थायराइड मेडिसिन भी देते हैं, जो हम हाइपोथायराइड में जो मेडिसिन देते हैं वो थायराइड मेडिसिन भी देते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अच्छा, हाँ, तो जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, जैसे कैफीन है या थायराइड मेडिसिन है, तो वो क्या करती है कि आपकी हार्ट रेट को, बीपी को डिस्टर्ब करता है। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, आपको स्वेटिंग ज़्यादा आएगी, तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एनर्जी जो है कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा तो वेट लॉस भी आपका ज़्यादा होगा। दूसरा है कि नेचुरल प्रोटीन की तरफ हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ये जो वे प्रोटीन वगैरह के लिए जो सजेस्ट करते हैं डब्बे वाले प्रोटीन, उसमें कभी बार देखा गया है कि स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। वो कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो तो आपका लीवर डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। कि प्रोटीन की भी जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जो है, जैसे आप 70 kg को हो तो आपको 70 ग्राम के अराउंड प्रोटीन चाहिए। पर क्या है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो प्रोटीन कंटेंट भी आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वो आपके लीवर को, किडनी को डैमेज करेगा। और कोशिश करना चाहिए कि हमें प्रोटीन जो है नेचुरल प्रोटीन लें, जैसे आपके दालें हैं या आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, तो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। तो कोशिश के, अगर जो आपके नॉनवेज खाने वाले हैं तो एग वाइट ले सकते हो आप, या आपके जो फिश हैं या लीन मीट जो चिकन वगैरह हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए जो प्रोटीन इनटेक है वो हम नेचुरल सोर्स से कंट्रीब्यूट करें, ना कि ये जो आपके प्रोटीन पाउडर। ओके मैम, एक कुछ पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आप उस समय लेडी सर्जन बनी होंगी जिस समय बहुत कम लड़कियां या महिलाएं सर्जरी में आती थी, क्योंकि मोस्टली अभी भी गाइनो में चली जाती हैं, स्किन में चली जाती हैं, डेंटल में चली जाती हैं। हार्ट सर्जन जब आपने बनने का फैसला किया या आपका सिलेक्शन हुआ तो उस फील्ड में उस समय आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस? जब मैंने पहले MBBS के बाद जब मैंने लिया MD मेडिसिन, तो मेरे टाइम में MD मेडिसिन लड़कियां नहीं पढ़ती थी, बहुत कम होते थे। अच्छा, उस समय मेडिसिन भी नहीं पढ़ते थे। उस टाइम मेजॉरिटी जो फीमेल्स थी, लेडी डॉक्टर्स जो थी, वो गायनी एंड पीडियाट्रिक्स में जाती थी। नहीं तो उसके बाद फिर पैथोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, तो मेडिसिन में भी फीमेल्स बहुत कम होती थी। तो पहले तो मैं मेडिसिन में धीरे धीरे उसमें बहुत सारे स्पेशलिटी होती हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। आप ड्यूरिंग मेडिसिन जो 3 इयर्स की मेडिसिन की जो कोर्स होती है उसमें आपकी न्यूरो भी होगी, नेफ्रो भी होती है, कार्डियोलॉजी भी है ना, आपकी गैस्ट्रो भी होती है, तो आप सारे स्पेशलिटी पढ़ते हो।
तो उस टाइम हमारे यहाँ पे, मैंने पटना मेडिकल कॉलेज से किया है, तो उस टाइम हमारे यहाँ पे नई नई मशीन आई हुई थी इकोकार्डियोग्राफी और इनकी। तो मुझे जो फर्स्ट टाइम जब इको सीखना शुरू किया, हार्ट दिखना शुरू हुआ, तो वहाँ से मुझे जो है काफ़ी इंटरेस्ट टुवर्ड्स कार्डियोलॉजी आया। ऐसा नहीं था कि एमबीबीएस के टाइम आया, ये एमडी मेडिसिन के ड्यूरिंग आया। उसके बाद फिर मैंने डीएनबी कार्डियोलॉजी की बतरा। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो एक फिल्म देखी जिसमें वो मेल गायनोकोलॉजिस्ट होता है, तो वहाँ सारी लड़कियां होती हैं और मेल के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आई क्या, क्योंकि वहाँ तो मैक्सिमम मेल डॉक्टर्स रहे होंगे, तो आपके लिए वो कितना चैलेंजिंग था? नहीं, प्रोफेशन वाइज या जहाँ भी वर्क प्लेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आपको आती है जब जैसे कि मेरा बेटा था, छोटा था, तो दिक्कत तब आती है आपको, क्योंकि आपको दोनों देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है और घर भी देखना है और बच्चे को भी संभालना है। तो दिक्कत तब आप फेस करते हो, क्योंकि आपके जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी आप ये कोर्स कर रहे होते हो तो आपके वर्किंग आवर 36 आवर्स होते हैं और कम से कम हफ्ते में आपको 2 या 3 दिन इस तरह की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो उस टाइम आपको बहुत जो है ना गिल्ट फील भी होता है कि आप घर में बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो वो एक सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो मुझे लगा। अदरवाइज अगर वर्क प्लेस में देखा जो आते थे वो विश्वास कर लेते थे, वो विश्वास करते हैं अगर आप उनको प्रॉपरली देखते हो। खास करके मेट्रो सिटीज में ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करते हो। ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो जो जैसे मैंने पटना से किया, तो वहाँ थोड़ी सी है इश्यूज। जैसे मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में थी, तो वहाँ पे है लेडी डॉक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो उनको उनको लगता है नर्सिंग स्टाफ ही है, वो आपको सिस्टर ही बोलेंगे। अच्छा। वो आपको डॉक्टर कभी नहीं बोलेंगे। तो ये जो इश्यूज है आपको छोटे प्लेसेस में ज़्यादा है, पर मेट्रो सिटीज़ में आप ये प्रॉब्लम फेस नहीं करते हो। मेट्रो सिटीज़ में अगर आप अपने उसमें अच्छे हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी वर्क प्लेस में कभी कोई ऐसे चैलेंज नहीं आया। बेसिकली आपको जो चैलेंज आता है वो वर्क प्लेस एंड घर दोनों जब संभालना और खास करके बच्चों को टाइम देना है, वहाँ आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो। अच्छा, तो हार्ट सर्जन भी हैं और मैं फिर महिलाओं की तरफ बढ़ रही हूँ कि महिलाओं को जो हार्ट अटैक होता है वो पुरुषों से क्या अलग होता है, और क्या महिलाओं को के लिए आप, मतलब बहुत सारी ऑडियंस हमारी महिलाएं हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो किस तरह से अपने डाइट को फॉलो करें और वो अपने क्या सिम्टम्स हों कि वो पहुँचे डॉक्टर के पास, क्योंकि लड़कियां महिलाएं जो है ना वो अपनी सादी बीमारी छुपा के ही रखती हैं और वो इग्नोर करती रहती हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? नॉर्मली जो फीमेल्स में जो हार्ट डिजीज देखने को मिलता है वो मेनोपॉज के बाद ही होते हैं। मेनोपॉज से पहले जो उनके जो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो बात होती है, वो आपको बहुत सारी डिजीज से बचाकर, खास करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से। तो ज़्यादातर मेनोपॉज के बाद ही आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और जिनको भी मेनोपॉज के बाद अगर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, कि ज़्यादातर जो भी आपके डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होगी या बोन हेल्थ है, वो आपका मेनोपॉज के बाद ही इफेक्ट होता है। दूसरा है कि फीमेल्स में वो अपने को हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो पूरा उनको लगता है कि पहले घर का सारा काम खत्म कर लें, फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, घर का काम खत्म करेंगे, फिर वो पूजा करेंगे, उसके बाद जाकर के वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट करते करते उनका बहुत बार टाइम है 12-1 बज जाता है। तो उनका जो खाने का जो रूटीन है वो ठीक नहीं होता। दूसरा, वो न्यूट्रिशियस फूड जो है नहीं खाते, वो प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे या उनके हस्बैंड हैं उनको दें। तो उन्हें भी अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि पूजा के बाद ही खाना है, तो अर्ली मॉर्निंग अपने मतलब अराउंड 8-9 ओ क्लॉक तक कुछ मिल्क एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, कुछ काम करें। पर कोशिश होना चाहिए कि आप खाना भी खाते रहो, काम भी करते रहो। काम फिनिश करने के बाद अगर आप चाहोगे तो वो कभी हो नहीं सकता। काम आपका कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो आपको जो है वो दोनों बैलेंस करके चलना है, खुद को भी, घर के काम को भी और घर के फैमिली मेम्बर्स को भी, तभी आप ठीक रहोगे। लेकिन स्ट्रेस, अब तो वर्किंग विमेंस हैं, तो स्ट्रेस जो है वो जितना पुरुषों में है उतना ही महिलाओं में भी है। तो आप वो 5 चीज़ें ऐसी बताइए कि महिलाओं को बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो 25 साल की हों या वो 45 साल की हों, कि हमें ये चीज़ें करनी ही है, नहीं तो हार्ट डिजीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला तो अपना रूटीन ठीक करना बहुत ज़रूरी है। डाइट जो है वो टाइम पे लेना है और हेल्दी फूड खाना है।
उसमें आपकी सारी चीज़ें जो डाइट में इंक्लूड है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंटेक जो है वो आपको लेना है। दूसरा है कि अगर कोई सिम्टम्स होता है आपको, क्योंकि बहुत बार फीमेल्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि सीवियर चेस्ट पेन हो, बहुत बार जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, अगर सीढ़ियाँ चढ़ने पे, तेज़ चलने पे अगर आपका सांस फूल रहा है तो आपको स्क्रीनिंग ज़रूरी है। टाइमली स्क्रीनिंग से जो है आपकी जो बहुत सारी जो डिजीजेज हैं वो टाइमली पता चल जाएंगी। दूसरा, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर को हार्ट डिजीज है, तो उनको भी रूटीन स्क्रीनिंग जो है जरूरी है। और फीमेल्स में भी एडवाइजेबल है कि आफ्टर 40 उनको ध्यान देना चाहिए रूटीन स्क्रीनिंग पे भी, अपने डाइट पे भी, रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने लिए भी कम से कम आधे घंटे का टाइम उनको निकालना चाहिए। और जिससे कि कुछ भी जो सोशल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आइसोलेट रहते हैं सोसाइटी से, केवल पूरा टाइम अपने घर पे टाइम निकालते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो सोशल एक्टिविटी भी जो है आपका मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल स्ट्रेस को कम करता है, पर सोशल गैदरिंग जो है, आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे फ्रिक्वेंटली मिलना बहुत ज़रूरी है। वो आपको बहुत सारे जो जैसे आजकल के लोगों में डिप्रेशन के जो सिम्टम्स आप बहुत ज़्यादा देखोगे फीमेल्स में, क्योंकि आइसोलेट हो, और ख़ास करके जो मिडिल एज की हैं, बच्चे उनके बड़े हो गए, घर से चले गए, हस्बैंड वर्किंग हैं, बिजी हैं, और जो हाउस में जो घर में रह रही हैं, तो अगर वो उनकी कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली मेम्बर्स के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो उनको अपने पे ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे, फिजिकल मेंटल हेल्थ पे भी, और जो भी जो एक्सरसाइज के जैसे ग्रुप में जो करते हैं, योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको ज्वाइन करना चाहिए। या घर में आप चाहोगे अकेले करना, वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप ग्रुप में करते हो तो आपकी एक्टिविटी जो है वो ठीक से होगी। तो डाइट पे ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, नींद अच्छी होनी चाहिए आपको, और खुद को भी थोड़ा टाइम देना है। अगर आप थक जाते हो तो थोड़ी देर स्ट्रेस रिलीफ, मतलब आप थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, हाफ एन आवर कम से कम आप रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर अपनी एक्टिविटी जो है आप काम को कंप्लीट करो। ओके। और चलते चलते 2 सवाल, क्योंकि उधर से इशारा आना शुरू हो गया। महिलाओं में ना अपच, जो डाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके रूटीन सही नहीं होते। तो क्या ये आदत जो है वो जानलेवा है? ये हमारे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, जानलेवा तो नहीं है, पर क्या है कि ज़्यादातर आप देखो मेजॉरिटी लोगों में गैस्ट्राइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन, इसकी बहुत 2 कॉमन सिम्टम्स हैं फीमेल्स में। तो उसके लिए आपको ये है कि टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अपने डाइट में फ्रूट्स है, वेजिटेबल इंटेक्स है, उसको बढ़ाना ज़रूरी है। वाटर इंटेक आपका सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हो तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन आपकी बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों में हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों की वो कौन सी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें कि वो अपने बच्चे को हार्ट अटैक की तरफ अगर या किसी बड़ी गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ रहा है तो उसे रोक सकें। नहीं, यूजुअली ऐसे बच्चों में हार्ट अटैक तो बहुत रेयर है। बिलो 18 ईयर्स अगर कुछ कंजेनिटल हार्ट जो हम बोलते हैं, जैसे कुछ फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वगैरह होती है, जिनमें आप छोटे बच्चों में देखोगे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, या उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, एनोमलस कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, क्योंकि अपनी जगह से नहीं निकल के दूसरी जगह से निकल रही हैं। तो अगर वो चेस्ट पेन वगैरह कंप्लेन करते हैं तो पेरेंट्स को एक रूटीन स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना है, रूटीन टेस्ट होगी उनकी। अगर उसमें कोई डिजीज कुछ भी ऐसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो फिर उनकी डाइट ठीक करना बहुत जरूरी है। दूसरा है, बच्चों में आजकल जो है ओबेसिटी बहुत है, क्योंकि बच्चों में भी आजकल फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। वो ज़्यादातर जो है इंडोर गेम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, वीडियो गेम ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों में भी ओबेसिटी की वजह से जो हम यंग एज में देखते हैं 12 ईयर्स 13 ईयर्स के एज ग्रुप में, उनमें हम ब्लड प्रेशर काफ़ी देखने लगे हैं। कुछ जो है जुवेनाइल डायबिटीज़ की बात होती है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है आपके बिलो 20 ईयर्स में अगर हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, तो अगर आप रूटीन चेकअप कराते हो, टाइमली पता चल जाता है, उसको कंट्रोल कर लेते हो, तो काफ़ी हद तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज से आप बच सकते हो। जैसे ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, या वेसल्स की वजह से जो पैरों में भी ब्लॉकेज आ सकती है, उनसे बच सकते हो। ओके, बस एक आखिरी सवाल है मैम कि लो बीपी ज़्यादा खतरनाक है या हाई बीपी, और वो कितना हार्ट को, और चूँकि ब्लड प्रेशर से ही आपका पूरा शरीर जो है वो
चल रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक भी उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो लो बीपी हाई बीपी में कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है और किस उसे कैसे कंट्रोल करें? पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, जो ऊपर की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो 100 से लेके 130 होना चाहिए आपका। ओके। और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 60 to 80 होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/50 या उससे कम रहता है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर आपका कम है तो पूरे बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है, परफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। पूरे बॉडी की जो ब्लड सप्लाई वो कम प्रेशर पे जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, उसकी एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो अगर परसिस्टेंट हाइपोटेंशन है तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है, यूरिन बनना कम हो जाएगा, लीवर फंक्शन कम हो जाएगा। हाइपरटेंशन का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 140/90 हो गया। जब आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 160 रहने लगता है तो आपके बॉडी के हर ऑर्गन्स को डैमेज करता है। उसको बोलते हैं साइलेंट किलर। बहुत बार हाइपरटेंशन को बोला था साइलेंट किलर, कि आपको सिम्टम्स महसूस नहीं होंगे पर आपके बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज हो गए। बहुत बार आएंगे लोग कि उनका बीपी 200/120 है पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, पर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ब्रेन हेमरेज का रिस्क जो है वो बढ़ाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस अटैक पड़ सकता है आपको, हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है, हार्ट की पावर जो है वो कम हो जाएगी, आँखों में चेंजेस आने लगते हैं, आप ठीक हो सडनली आपको ब्लरिंग हो गई। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो रेटिना है उसके ब्लड वेसल्स सडनली रप्चर कर गया, वहाँ ब्लीडिंग हो गई और आपको ब्लरिंग हो गई। वैसे ही आपकी किडनी है, किडनी का प्रेशर अगर हाई रहेगा तो आपके धीरे धीरे किडनी जो है डैमेज होने लगेंगे, यूरिन नहीं आएगा और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब तक वो टाइम निकल चुका होता है। तो इसलिए होम मॉनिटरिंग जो है आज के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि जो भी घर में, जिनके घर में बीपी शुगर की शिकायत है, वो सभी लोग एक बीपी अपरेटस और दूसरा है कि ग्लूकोमीटर, ये होना बहुत ज़रूरी है। आप डिले नहीं करना है, कम से कम 10 दिन पे, 15 दिन पर अगर एक बार भी आप चेक करते हो तो एक आपको आइडिया लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर का जो पैटर्न है वो कैसा रह रहा है। तो होम स्क्रीनिंग के लिए जो है ना आजकल, क्योंकि होता क्या है कि आप हॉस्पिटल में आते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है स्ट्रेस लेवल से, जिसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो इसलिए होम मॉनिटरिंग में जिनकी भी बीपी, अगर हमारे फर्स्ट टाइम किसी का बीपी हाई आ रहा है, अगर वो मतलब 130-140 के रेंज में आ रहा है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप घर में मॉनिटर करो कम से कम 15 डेज, मॉर्निंग इवनिंग, और वो चार्ट लेके आओ कि हम देखें आपका पैटर्न क्या है। पर अगर फर्स्ट टाइम आपका बीपी ज़्यादा है, 160-100 है, फिर मेडिकेशन की ज़रूरत ज़रूरी है। पर अगर बॉर्डर लाइन है तो इनिशियली आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट इंप्रूव करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, नींद अच्छी होनी चाहिए, मॉनिटर करना है, सॉल्ट इंटेक कम कर लेना है। तो अगर लाइफस्टाइल से ठीक हो जाती है चीज़ें तो ज़रूरत नहीं है। पर अगर हाई रह रहा है, डेंजरस दोनों ही हैं, चाहे वो हाइपोटेंशन हो चाहे वो हाइपरटेंशन हो। जो भी चीज़ें आपकी जितनी नॉर्मल रेंज में रहेंगी उतना आपका हेल्थ जो है ठीक रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, आप जितना नॉर्मल रहेंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को जितना आरामदायक बनाएंगे, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे, हार्ट डिजीज़ से बचेंगे, ब्रेन स्ट्रोक से बचेंगे, बीपी से बचेंगे और डायबिटीज़ से भी बचेंगे। ये थी हमारे साथ ज्ञानती सिंह, और जिन्होंने दिल के तार खोल के आपको बताया कि आपको क्या करना है। देखते रहिए India.com।